बताएं भाई। कोई क्वेश्चन और पूछ रहा था, बताएं। सर क्लास ओवर हो गई फिर स्टार्ट हो रही है अभी? क्लास स्टार्ट हो रही है भाई। ओके। जी। किसी का कोई क्वेश्चन था अभी, बताइए। सर सर जी। आपने वो एक क्वेश्चन बोला था ना कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा है, तो सर इसका आंसर बता दीजिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा था। द रीजन बिहाइंड इट ये है कि हमारा जो संविधान है वो वेरियस सोर्सेज से ऑक्युपाई किया गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे, हालांकि वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मुझे उसको स्किप करना पड़ा। लेकिन मैं बता दूंगा, और उसका एक थोड़ा सा छोटा सा एक पेज में वो है मेरे पास पीडीएफ, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो वेरियस सोर्सेज थे, मतलब अलग अलग स्रोत थे हमारे संविधान के। इसमें इंग्लैंड देश था, दक्षिण अफ्रीका था, जर्मनी था, जापान था, रूस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। तो ऐसे कई सारे देश थे जहां से हमने क्या किया है कि कई सारी चीजों को अपने संविधान में हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो यह सभी कॉन्सेप्ट जो संविधान से ग्रहण किए और हमने अपने संविधान में स्थान दिया, तो ऑस्टिन महोदय का मानना है कि यह चीजें उधार की हमने अपने संविधान में ले ली हैं। हमारे संविधान में ऐसा कुछ था नहीं, तो दूसरे देशों से लेना उनको एक चीज उधार की लगी, इसीलिए उन्होंने संविधान को उधार का थैला कहा है। रीजन यही है कहने का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मैं धीमा धीमा बोलूंगा भाई। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि यदि आपको क्लास में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं। ये मैं फास्ट बोल रहा हूँ या वॉइस क्लियर नहीं है, कोई वर्ड सही से नहीं सुनाई दिया, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं क्लास में, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार आप लोग जानते होंगे, तो किसी को जानकारी है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, या फिर इनकी जानकारी संविधान में कहाँ पर है? बताइए भाई। यस सर। कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और मूल अधिकार जो हमें प्राप्त है संविधान के थ्रू हम हम्म भारतीय नागरिकों को। और अच्छा, ये ये बताइए, जो मूल अधिकार हैं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, या उसके अलावा भी किसी अन्य को दिया गया है? किसी अन्य को नहीं दिया गया, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। बोर्न इन अच्छा। इंडिया। अच्छा, और? और ये 14 से स्टार्ट होता है, ये 31 तक जाता है। इसमें 14 से 18 में हम्म समता का अधिकार है। हम्म। फिर ठीक। उसमें फिर उसमें 19 से 22 में आपका आ, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। समान स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड फिर हम्म आपका 22 से 24 में है इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम्म। फिर 24 से 27 में है, 25 से 28 में है आ, धार्मिक ये स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम्म। तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया था, मैंने सीखा था, मतलब कि 4 31 31 करके है। लास्ट में 32 वाला जो है वो उपचारात्मक, जो हमारी अभी सुप्रीम आपने कोर्ट कहा हमारी। कि 14 से 31 तक में मूल अधिकार है, फिर 32 कहाँ से आ गया? ने 32वां मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा अच्छा, और कोई बताए भाई। आपकी जो आपने उत्तर दिए उसमें कुछ चीजें गलत हैं, त्रुटि हैं, उसको मैं अभी कुछ देर में करेक्ट करूंगा। और किसी कोई जानकारी है या कुछ करेक्ट करना चाहे या कुछ नया जोड़ना चाहे तो बोले भाई, स्वागत है उसका। सर ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और सर 12 इसे से भारत का 35। अधिकार अच्छा। पत्र भी कहते हैं। यस सर। ठीक है, आगे और इसे बोलिए। भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ? सही जवाब। और कोई बताए भाई, कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहे तो मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में यदि कुछ बताना चाहे तो। क्लास में लगभग 7 लोग जुड़े हैं आप लोग।
और आवाज एक या दो लोगों की ही आती है, ऐसा क्यों है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर आपको यदि आप बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप शिक्षक के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा तो यही मानना है। और शिक्षक वही अच्छा है जो बोल सके। जब आप आज क्लास में नहीं बोल रहे हैं तो कल तो आप फ्यूचर बर्बाद करेंगे बच्चों का। जब आप अभी नहीं बोलेंगे तो पढ़ाएंगे क्या भाई? तो वो कैपेसिटी बोलने की जारी तो रखिए। अरे गलत सही बोलेंगे, गलत ही बोलेंगे, क्या दिक्कत है? अरे मूल अधिकार, इतने साल इतने बड़े हो गए हम लोग, आप लोग कुछ तो जानते होंगे, वो तो बोलिए, लेकिन बोलिए। शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। जिंदा आदमी की कहानी है कि उसको बोलने आता है, मुर्दा नहीं बोलते हैं ना, जिंदा आदमी ही बोलते हैं। तो बोलना सीखिए, कितनी बार कहा जाए आप लोगों से। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए भैया, मूल अधिकार क्या है कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान बनाया क्यों गया, आखिर रीजन क्या था संविधान को बनाने के पीछे? पहली चीज तो ये नियम और कानूनों का एक संग्रह है। दूसरा कि यह संविधान बनाया किसके लिए गया था? नागरिकों के लिए बनाया गया था, जिससे कि क्या हो, उन प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और नागरिक देश के अच्छे से रह सकें। लेकिन अब हमको ये बताइए, जब नागरिक के बारे में कोई प्रावधान हमारे संविधान में होगा ही नहीं तो क्या यह संविधान के होने का कोई मतलब है? नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों को दिया गया, जो कि नागरिकों के अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं। उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कह लें सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति कह लें, धार्मिक स्थिति कह लें, उनको क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। क्योंकि मूल अधिकार क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में उनको बताते हैं। और यह मूल अधिकार यदि उनसे कोई छीनता है तो उसके खिलाफ वह कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह जो मूल अधिकार हमको दिखाई देते हैं, यह मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हमारे देश का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर ये मूल अधिकार हमारे देश के पहले से कॉन्सेप्ट नहीं था। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है अमेरिकी संविधान में। कहां पर दिखाई देता है? अमेरिकी संविधान में दिखाई देता है। और इसी अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर हमारे देश में भी यह मूल अधिकार जैसा कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट जैसा कॉन्सेप्ट क्या किया गया, ऑक्युपाई किया गया। तो आपके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे कि मूल अधिकारों का स्रोत कौन सा देश है, या फिर भारत के संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ग्रहण किया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है। अब देखिए, ये जो मूल अधिकार हैं, हमने कहा कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने ले लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अमेरिका के संविधान में पहली बार आए थे। ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान से पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कहां पर इसको स्थान दिया गया, यह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरा कि पूरे विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों से संबंधित जानकारी हमें कहां पर मिलती है। यदि इन दोनों प्रश्नों में से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन की जानकारी उत्तर की हो तो बताइए आप लोग। मेरा पहला प्रश्न ये है कि वह कौन सा ऐसा देश है जिसने मूल अधिकारों को प्रथम बार अपने संविधान में क्या किया, स्थान दिया, पहली चीज। दूसरा, आपको ये बताना है कि यह जो मूल अधिकार है सबसे पहले इनकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, मूल अधिकारों से संबंधित, या फिर इसका ओरिजिन कहां से माना जाए। मुझे नहीं पता है सर। और कोई? प्रिंस जी आप बताइए। नो आइडिया सर, मतलब थोड़ा सा लग रहा है एक कंट्री का नाम, बट आई एम श्योर कि वो गलत ही होगा। क्या लग रहा है, कौन सी कंट्री हो सकती है? फ्रांस लग रहा है, जबकि मैंने ये भी पढ़ा है कि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री था जो पहले संविधान बनाया है। अच्छा अच्छा। और संविधान उसने पहले जरूर बनाया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि अपने संविधान में पहली बार किसने स्थान दिया मूल अधिकारों से संबंधित चीजों को, वो अलग, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है।
आपका कहाँ से जवाब लिया? सही है, सही है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि सबसे पहले संवैधानिक अधिकारों को किसने दिया है, तो भैया वह दिया है आपके फ्रांस ने 1789 में। 1789 में फ्रांस ने क्या किया, जो उसका फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रांस का जो संविधान था, उसमें अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय जो अधिकार थे उनको स्थान प्रदान किया है। ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न पूछे कि वह प्रथम ऐसा कौन सा देश है जिसने मानवीय अधिकारों को सबसे पहले अपने संविधान में स्थान प्रदान किया, तो वह देश है फ्रांस। और कब किया, तो 1789 में। अच्छा, अब ये बताइए, फ्रांस का नाम आ ही गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर 1700। 1789। हाँ सर, इसी अप्रोक्स में हुआ, 1780 या फिर ऐसा कुछ है, मतलब और इसी कोई बताइए। इसी एरा में हुआ है। हाँ, ये सर इसी एरा में हुआ है। 1789। और कोई? ये क्वेश्चन आपके जीके का है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में रिवॉल्यूशन से प्रश्न बनते हैं, जैसे रूसी क्रांति कब हुई, अमेरिकी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, और भारत में जितने भी सत्याग्रह वाले आंदोलन हुए हैं, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, बारदोली का आंदोलन हो, चाहे आपका असहयोग आंदोलन हो, इन सभी चीजों का डेट लिख के याद कर लीजिएगा। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे असविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, तो ऐसी चीजों को आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन आपके जीके वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। खैर, 1789 में ही फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय जो वहां के शासक थे, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किसके शासन काल में लुई फ्रांसीसी 16वां था। लुई 16वें वहां के शासक थे, जिनके शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और उसी समय जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुई और फ्रांस का अपना संविधान लिखा जाने लगा, तो उसमें सबसे पहली बार इन मानवीय मूल अधिकारों को क्या किया गया, स्थान दिया गया। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का रीजन ही था अधिकारों की लड़ाई, क्योंकि वहां पर दास प्रथा, बाकी जो चीजें थी और जो महंगाई वगैरह थी, बहुत चरम सीमा पे थी, अधिकार लोगों को छीन लिए गए थे, और इसीलिए यह क्रांति हुई। और क्रांति जैसे ही समाप्त हुई, सफल हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने संविधान में क्या किया, इन्होंने मानवीय अधिकारों को स्थान दिया। ये तो हो गया बात कि किसने दिया। अब ये है कि भाई ये जो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से। तो जो ये मूल अधिकार हैं, यह मूल अधिकार आपके यहाँ के नहीं है, यह मूल अधिकार इंग्लैंड से हमको देखने को मिलते हैं सबसे पहली बार। कैसे मिलते हैं यह जान लीजिए। तो यह जो मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं इंग्लैंड में 1215 में, 1215 में एक शासक थे जिनका नाम था किंग जॉन। ठीक है, क्या नाम था उनका, किंग जॉन। कहाँ के शासक थे ये, इंग्लैंड के। कब, 1215 में। जो इंग्लैंड के शासक किंग जॉन थे, इन्होंने 1215 में उनके जो सामंत हुआ करते थे, आप लोग जानते होंगे राजाओं के सामंत होते थे। एज एग्जाम्पल मैं समझा लूं, जैसे मोटे मोटे तौर पे समझिए, जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री को समझिए, वो राजा हैं, और जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके सामंत की तरह। राजा पूरे साम्राज्य पे शासन करता था, और राजा के अंतर्गत छोटे छोटे भागों पे शासन करते थे सामंत। तो ये जो सामंत थे, इनके दबाव में आकर इन्होंने कहा कि नहीं, लोगों का या फिर नागरिकों का अपना एक अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके अधिकारों का उल्लंघन करें और जैसे मन करे वैसे शासन करें, ऐसा नहीं चलेगा। तो इंग्लैंड में 1215 में पहली बार जो राजा किंग जॉन थे, उनके जो सामंत थे, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और सामंतों के दबाव में आकर पहली बार राजा किंग जॉन ने क्या किया, एक घोषणा पत्र जारी किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि अधिकार पत्र को जारी किया, जो कि नागरिकों के लिए थे। तो यहीं से दोस्तों ये जो अधिकार पत्र जाना जाता है, वह जाना जाता है मैग्ना कार्टा के नाम से। मैग्ना
कार्टा के नाम से। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि मूल अधिकारों का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह मैग्ना कार्टा है, जहां से मूल अधिकार क्या हुए, उत्पन्न हुए, ओरिजिनेट हुए। तो मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र जारी किए गए थे किंग जॉन द्वारा, उनको कहते हैं। और इसी मैग्ना कार्टा बाद में जाकर क्या किया गया, यह मूल अधिकार का स्रोत बना, मूल अधिकार का यह एक इकाई बना। तो अभी तक इसमें जो पढ़ाया गया कि मूल अधिकार क्या हैं, कब लिए गए, किस संविधान से लिए गए, ये इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी भाई नो सर। बताइए। ठीक है, No, आगे sir. बढ़ें। Yes, sir. ओके, अब देखिए ये तो बात हो गई कि कैसे लिया गया, क्या उद्देश्य था, कैसे कैसे चीजें थी। अब हम लोग बात करेंगे ये कि जो संविधान भारत के अंतर्गत इसका क्या प्रावधान किया है, उनकी चीजों की। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना, दिख रही चीजें? यस सर। ओके, किसी को परेशानी हो रही थी जो फास्ट फास्ट बोले थे? उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा इसमें आराम मिला होगा, देख पाते होंगे आप आसानी से। अब आते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का क्या स्थान है, कैसे कैसे उनको रखा गया है। सबसे पहली बात तो इनका जो स्रोत है वो है आपका यूएसए से, हमारे जो देश है यूएसए, वहां से भारतीय संविधान में यह जो कॉन्सेप्ट है मूल अधिकारों का, इनको क्या किया गया, ग्रहण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएसए से मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में ग्रहण किया गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब ग्रहण किया गया तो इसको संविधान के किस स्थान में दिया गया, तो जो संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 है, उस पार्ट में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है। वहीं पर बात करें कि कौन सा अनुच्छेद है जहां पर संविधान में इनके मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है, तो भैया वह भाग है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में, 12 to 35 के बीच में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। आपने जो 14 से लेकर 31 या 32 कहा वो गलत है। हालांकि शुरुआत आप देखेंगे तो 14 से आपको मूल अधिकार के नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके पहले जो 12 और 13 हैं, 12 बात करता है राज्यों के बारे में मूल अधिकारों को लेकर। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो यह भैया है आर्टिकल 12 में। वहीं पर पूछे कि मूल अधिकारों को लेकर जो न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू, यह कहां पर दिया गया है, तो यह बात करता है आर्टिकल 13 की, अनुच्छेद 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनर्विलोकन की। उसके अलावा आपका पता ही है, अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार के आपके क्या दिए गए हैं, मूल अधिकारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, कई प्रकार के, शिक्षा का अधिकार आपका है, संपत्ति का अधिकार था आपका, लेकिन इसे हटा दिया गया। ये तो हो गई बात कहां पर वर्णित है। अब आते हैं इनकी संख्या को लेकर। 2 प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, जिसको हम लोग एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। दूसरा कि जो वर्तमान का संविधान है एट प्रेजेंट टाइम, इनकी संख्या कितनी है। तो बताइए भाई, किसी को जानकारी है कि मूल संविधान में पहले 7 बताइए। है। अच्छा, अब कितने हैं? 6 है। 6 है, ठीक है। और कोई? कुछ नया जोड़ना है किसी को? नहीं सर, मेरा भी वही है। ठीक है, सही जवाब है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए थे, कुल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन इस समय कुल फंडामेंटल राइट्स एक घटकर कितना हो गया है, 6 हो गया है। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हो गया है। तो कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ, अर्थात तो कोई तो एक ऐसा अधिकार है जिसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया या फिर हटा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सा वह मौलिक अधिकार है
जिसे समाप्त कर दिया गया और कब किया गया? यह दो चीजें आपके एग्जाम के लिए सर इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, जिसको हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, वह जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को ही क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसको हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन जब समाप्त किया गया तो कब किया गया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे समाप्त किया गया है कब? तो यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन जब किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये जो संपत्ति का अधिकार है, अर्थात सभी को अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार होगा, यह जो अधिकार है, उनकी संपत्ति उनसे कोई नहीं छीन सकता। यह अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया? यह छीन लिया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसका कोई खास वजह सर छीनने का? यदि संपत्ति का अधिकार हमारे पास होगा और यदि सरकार को किसी संपत्ति के ऊपर या फिर किसी के मान लो लैंड के ऊपर क्या कोई चीज का निर्माण करना हो, और यदि अधिकार है तो वो सरकार उससे छीन नहीं सकती, और छीनेगी तो वह व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या सरकार यदि कोई योजना लेके आएगी, उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करके यदि वह योजना का निर्माण करना चाहे या देश का विकास करना चाहे, तो क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं होगा। इसीलिए कि देश की विकास में बाधा न बने और लोग क्या करें कि संपत्ति का इतना ज्यादा अधिग्रहण न कर लें कि दूसरे लोग उससे वंचित हो जाएं। तो इसी चीज को देखते हुए संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब हमको जैसे ये बताइए, जैसे आपने कल बताया था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन। हाँ, तो वो इसी प्रकार से था, क्योंकि उसमें हाँ, लोग इसी के प्रकार पास, किसी था। लोग के पास बहुत ज्यादा जमीन था, इसमें जी हाँ, किसी जी हाँ, प्रकार जी हाँ। सबके पास बहुत पैसा हो जाएगा ऐसा। जी हाँ, संपत्ति अधिग्रहण, देखिए सिंपल सी बात है, यदि यह एक मौलिक अधिकार होता ना, तो आज जो सरकारें जमीन लोगों की ले लेके फ्लाईओवर बनाती है, एक्सप्रेसवे बनाती है, फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो ये संभव नहीं हो पाता। क्योंकि यदि यह मौलिक अधिकार होता, मान लो सरकार कह रही है कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे, और किसी का इमोशन उससे जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता? कोर्ट में चला जाता। और अधिकार होने के कारण कोर्ट उसको क्या करती? प्रोटेक्शन देती है, और सरकार उसकी जमीन नहीं ले पाती। क्योंकि कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे जमीन, चाहे किसी भी हालत में हो जाए। तो इस कंडीशन में वो जो योजना, इसका तो किसी न किसी अपोज तो करा होगा ना इसके लिए, जब ये सीज हुआ तो। ये जब सीज हुआ तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल की स्थिति समाप्त होने वाली थी। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो उस समय आपातकाल के दौरान वो संविधान संशोधन हुआ था। आपको पता होना चाहिए उस संविधान संशोधन को सही करने के लिए यह 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अपोज बिल्कुल हुआ होगा। इसका अपोज वही न करेंगे जिनके पास पैसा होगा, आम जनता थोड़ी करेगी। हाँ सर, वही। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो जैसे 42वां इंपॉर्टेंट है 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिससे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो वह है आपका 42वां संविधान संशोधन। और इसी को सही करने के लिए संविधान में 44वां हुआ 2 साल बाद। 42वां 1976 में और 44वां 2 साल बाद 1978 में। दोनों के ईयर ध्यान रखेंगे और क्या क्या हुआ वो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये तो बात हो गई संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी, कौन हटाया गया। अब बात जब संपत्ति के अधिकार की आ ही गई है, तो कोई हमें जरा सा ये बताइए कि इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ये जो संपत्ति का अधिकार ये पहले किस आर्टिकल में था? सबसे पहले तो ये प्रश्न बताइए भाई, ये जो संपत्ति का अधिकार है यह पहले किस आर्टिकल में था? किसी को जानकारी है किस अनुच्छेद में था? पहले तो ये भाग था ना,
31। और कोई बताए भाई? सर 19 क में भी शायद था ना, ऐसा कुछ। 19 क में, अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? किसी को और कुछ जानकारी है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 31 में अर्थात अनुच्छेद 31 में इसका हमको प्रमाण देखने को मिलता था, इसमें इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा क्या किया गया कि इसे अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए आप लोग जब पढ़ते होंगे वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें आर्टिकल 31 कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसे क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, इसे 31 से जरूर समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे 31 से उठाकर वर्तमान समय में इसे आर्टिकल 300 के क्लॉज ए कह लें या फिर कह लें अनुच्छेद 300 के क्लॉज क में इसको स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 300 क में या फिर 300 क्लॉज ए में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यह अनुच्छेद 31 में था तो यह एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो यह आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में है, अनुच्छेद 300 क में है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या है भाई, यह भी एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है। तो वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक लीगल राइट है, जिसको हम लोग विधिक अधिकार बोलते हैं। यदि आपके संपत्ति के साथ कोई विधिक रूप से गलत कर रहा है, कुछ में ट्रेस पास कर रहा है, कुछ भी चीजें कर रहा है, तब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप विधिक सहायता ले सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, स्वरूप पूछेगा तो यह एक विधिक अधिकार है। कहां पर स्थान दिया गया है, 300 के क्लॉज ए में। ठीक, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ सर। नहीं सर। किसी कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ चीजें हैं जो बेसिक हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल राइट्स की चीजें को। जैसे सबसे पहले ये कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं यह एक न्याय योग्य होते हैं, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यह एक वाद योग्य होते हैं। इसका कोई मतलब बताए कि फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य या फिर वाद योग्य होते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताइए भाई। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्याय योग्य या फिर वाद योग्य होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? न्याय योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके साथ आपके मूल अधिकार जितने भी प्राप्त हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होता है, उसका हनन होता है, तो आप उसके जस्टिस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको जो है आर्टिकल 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार करेगी। अच्छा ठीक है, और कोई बताए भाई? नहीं पता? देखिए कोई बात नहीं, न्याय योग्य फिर वाद योग्य के कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी जो मूल अधिकार है वह न्याय योग्य होगा। न्याय योग्य मतलब न्याय के योग्य, मतलब कि आपको जो मूल अधिकार दे दिए गए, ऐसा नहीं है कि आपको 6 या 7 मूल अधिकार दे दिए गए और उसके बाद सरकार निश्चिंत हो गई कि आपका मूल अधिकार आपके पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं और उस पे कह दे भैया कि 1 साल की गारंटी है, टूटेगा फूटेगा बिगड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है और हम आपको लाइए, हम आपको बदल देंगे। और बिगड़ गया मान लीजिए इन केस, और आप शॉप पे लेके गए और उसने कुछ नहीं किया, कहा कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं, टूट गया, अपने घर जाइए नया खरीद लीजिए, तो क्या उस गारंटी का कोई मतलब निकला? नहीं निकला।
तो इसीलिए गारंटी तब मानी जाएगी जब उसको सही में लागू किया जाएगा। यदि टूटेगा, फूटेगा, कुछ जलेगा, बिगड़ेगा तो उसको बनाए, तब वह गारंटी सफल मानी जाएगी, तब वह चीजें क्या हो जाएंगी, वास्तव में उपयोग में लाई गई। तो ठीक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका लागू होता है आपके मूल अधिकारों को लेकर। ऐसा नहीं है कि 6 या 7 आपको मूल अधिकार दे दिया गया और ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया कि ये लागू हो या फिर कोई हनन करे तो सरकार निश्चिंत बैठे, ऐसा नहीं है। यदि यह दिया गया है कि आपके इतने मौलिक अधिकार हैं, तो यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा, कोई आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनेगा, तो उस व्यक्ति को दंडित भी किया जाएगा। और उसके लिए कि आपके मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन रहा है, आप उसके लिए आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए आप न्याय मांग सकते हैं, इसके लिए आप वादी के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं और जो आपका हनन कर रहा है उससे वाद कर सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया, जस्टिसेबल बनाया गया, न्याय योग्य बनाया गया। क्योंकि यदि न्याय योग्य न होते तो इन मूल अधिकारों के होने का कोई मतलब नहीं होता। ये केवल कैसे हो जाते, मूल कर्तव्यों की तरह हो जाते, जिनके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। हमको इतना पता है कि राष्ट्रगान होना है तो आपको सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना है, उस समय हिलना डुलना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि हिल गया तो उसको हम जेल में ले जाकर ठूंस दिए कि भैया तुमने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। नहीं, क्यों ऐसा नहीं है भाई? क्योंकि वो वाद योग्य है ही नहीं, वो न्याय योग्य है ही नहीं। न कोई व्यक्ति उसके लिए न्याय मांग ही नहीं सकता। उसका मन खड़ा होगा, सावधान मुद्रा में होगा, नहीं होगा, उसकी इच्छा है। यदि यहीं पर अभी आज के डेट में यदि उसको वाद योग्य बना दिया जाए मूल कर्तव्यों को, और कोई उस समय राष्ट्रगान में खड़ा नहीं कर हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट में चला जाए तो उसको दंडित करना पड़ेगा। तो यही अंतर है मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में। उम्मीद करते हैं कि न्याय योग्य क्या है चीजें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि कहां पर प्रावधान किया गया है वाद योग्य या फिर न्याय योग का। देखिए, हमने अभी बताया कि 12 से 35 के बीच में, आर्टिकल 12 to 35 के बीच में क्या किया गया है, आपके संविधान में किसकी चर्चा की गई है, आपके मौलिक अधिकारों की। तो इस आर्टिकल में से जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 जो है, यह बात करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनके संवैधानिक उपचारों की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि मौलिक अधिकारों या फिर संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किस आर्टिकल में है, तो भैया यह आर्टिकल 32 में है। अब नाम को ही देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संविधान के अंतर्गत जो उपचार दिए गए हैं। अच्छा, यह उपचार किसके लिए भैया? तो यह उपचार है आपके फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसके उपचार के लिए, उसके रेमेडी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए यह जो प्रावधान किया गया है, यह किया गया है आर्टिकल 32 में। हम लोग जो भी कोर्ट में जाते हैं ना कि अरे राम राम हमारा बताइए, पढ़ने नहीं दे रहे, हमारे लड़कवा को पढ़ने नहीं दे रहे। यदि आपका पड़ोसी कहे कि ना हम तुम्हारे मुन्ना को पढ़ने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए, और मुन्ना यदि पहुंच गए कोर्ट में, तो मुन्ना भैया वाला हाल कर देगा कोर्ट, उनको जेल पहुंचा देगा अगले दिन। काहे से? रीजन ये है कि आर्टिकल 32 उनको यह अधिकार दिया गया है बाहुबली की तरह। यदि आपका कोई क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वही देवसेना वाला हाल होगा। अंगुली नहीं काटते हैं उसका गला, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सीधे भेज देगा जेल। तो इतना जान लीजिए, आर्टिकल 32 क्या करता है, वो रेमेडी प्रोवाइड कराता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका न्याय योग्य क्यों है, वाद योग्य क्यों है, इनके बारे में। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है, बताइए सर 3। और कोई? सर मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि भाग 3 में ही मौलिक अधिकार का चर्चा है, तो उससे ही कहा गया है। भाग 3। वेरी गुड, सही जवाब है सभी के। अभी हमने बोला था कि मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मैग्ना कार्टा की, और मैग्ना कार्टा से हुई है। तो भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में क्या किया गया है, भारत में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इसीलिए भाग 3 को क्या किया जाता है, भारत का
मैग्ना कार्टा कहकर संबोधित किया जाता है। तो ऐसा भी यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है। तो यह दिया गया है आपके भाग 3 को। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है, हाँ जी हाँ बताइए। सर मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा अधिकार पत्र जो किसी नागरिक के मानवीय एवं मूल अधिकारों की बात करता हो। नहीं समझ में आया? सर थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल मैं समझा लूं कि मान लीजिए एक घर में 10 लोग निवास करते हैं। 10 लोगों के अपने अपने क्या हैं, अधिकार हैं। एक मुखिया मान लीजिए होगा, बाकी लोगों के अपने अपने अधिकार हैं। यदि उनके अधिकारों के लिए जो मुखिया है क्या करे, वह एक घोषणा पत्र जारी करे कि भैया आपका ये अधिकार है और यदि इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए ये प्रावधान है। तो यह जो घोषणा पत्र जारी किया गया वही क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। और इसी मैग्ना कार्टा में आपके मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहली जानकारी हमको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे संविधान में ये तो हो गया कि भैया उल्लंघन होगा तो इसका क्या करेगा कि इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन किस कोर्ट में जा सकते हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के जुडिशरी के लेवल दिए गए हैं। कौन कौन से भैया, किसी को जानकारी है? न्यायपालिका के कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर है सर। कौन कौन 3 से स्तर बताइए, कौन कौन से? एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और फिर हाई कोर्ट है, और एक है सर। अरे भैया देश का सबसे सर्वोच्च कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसको कैसे हाई भूल कोर्ट जा एंड रहे सुप्रीम। हैं? देखिए पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च स्थिति पर या सबसे ऊपर आता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसकी संख्या कितनी है? 1 है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। दिल्ली ठीक। में। दूसरा आता है आपका, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट है इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे इंडिया पर होगा, अर्थात यह पूरे एक होते हुए भी यह पूरे भारत देश में इसका प्रभाव क्षेत्र स्थापित होगा, अर्थात पूरे भारत पर इसके जो भी नियम कानून या प्रभाव होंगे पूरे भारत पर लागू होंगे। दूसरा उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की वर्तमान में संख्या कुल कितनी है? तो वर्तमान में कुल संख्या इनकी है 25। कितनी है? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए हैं। अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? आपका इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। दूसरा कि भैया जो हाई कोर्ट है इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो हाई कोर्ट का प्रभाव क्षेत्र जिस भी संबंधित राज्य में यह स्थित होगा, या तो वहां पर, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि इस समय अच्छा ये बताइए तो वर्तमान समय में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरी। 28 और 8। जी हाँ, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? 36 हो गया। तो ये बताइए तो जो आपके हाई कोर्ट हैं इनकी संख्या भी तो 36 होनी चाहिए थी, लेकिन कितने हैं? 25 ही। तो सिंपल सी बात है, कुछ एक ऐसे हाई कोर्ट होंगे जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ क्या करते होंगे, उनकी न्याय व्यवस्था को संचालित करते होंगे। तो हो सकता है कि वह एक राज्य में स्थित हो और दूसरे राज्य की जो भी व्यवस्था है वहां पर संचालित की जाए, तो वो वहां पर उनकी क्या होगी, प्रभाव क्षेत्र उनका उन राज्यों पर भी स्थापित होगा। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम लोग सेशन कोर्ट कह लें, या फिर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय, और फिर आता है अंतिम में वो आता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जानते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट 2 प्रकार का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट कह लें उसको, और दूसरा आता है आपका सिविल कोर्ट आता है।
ठीक है, अलग अलग क्रिमिनल मामलों के लिए सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिविल मामलों के लिए आपका सिविल कोर्ट होता है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है। बात ये है, हम मेरे कहने का मतलब ये जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इसको लेकर यदि आपके कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई उल्लंघन कर दे, तो आप इन तीनों में से कहां पर जाएंगे? क्या तीनों कोर्ट आपको यह अधिकार आपको दिला सकते हैं, या फिर कोई एक कोर्ट दिला सकता है, या फिर कोई नहीं दिला सकता? बताइए भाई, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में आप किस कोर्ट में अपील कर सकते हैं? किसके पास ये अधिकार है बताइए? राज्य के कोर्ट में, हाई कोर्ट। अच्छा अच्छा, और कोई बताए भाई? लेकिन सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना पड़े, वहां से अगर नहीं जस्टिस मिलता है देन हाई कोर्ट। अच्छा, और सर मुझे भी यही लग रहा है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की जिम्मेदारी केवल और केवल प्रथम 2 न्यायालयों को है। ऊपर से नीचे हमने जो अभी पढ़ाया, तो प्रथम 2 कौन कौन से पढ़ाए हमने अभी? एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको रेमेडी दिलाता है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उस दशा में जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रीट जारी करेगी, जो कि अलग अलग नामों से होते हैं। खैर उतना डिटेल में अभी मत जाइए, आगे जब पढ़ाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 कहता है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है। तो 2 ऐसे आपके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक सर, उसी 5 रीट में से एक है उत्प्रेषण। हाँ हाँ है, हम जब पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ाएंगे। उसमें उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, कई सारी चीजें हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। अभी हम पढ़ाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब 1-2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कल की क्लास में बाकी आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो भारत में जो मूल अधिकार की मांग सबसे पहले की गई थी, यह की गई थी 1931 में, 1931 में। यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था कि एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, और यह जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो आपके एग्जाम में कभी मान लीजिए बन जाए कि भारतीय संदर्भ में मूल अधिकारों की प्रथम मांग कांग्रेस अधिवेशन में कब और किसके द्वारा उठाई गई, तो ये उठाया गया 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसका प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मूल अधिकार आपके संविधान में मिलते हैं, इनमें से एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसको लेकर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर, इनका एक कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था, या फिर किस को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया? तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। वैसे जनरली या फिर सामान्यतः हम लोग बात करें तो संविधान का जो मूल आत्मा कहा जाता है वह कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको आत्मा कहकर संबोधित किया था। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो कल से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसमें क्या है, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल आप लोग पढ़ के जरूर आइएगा। आज की क्लास में यदि किसी कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है भाई तो बताए, नहीं तो हम आज की क्लास को समाप्त करें। बताएं।
किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? नो सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त किया जाए। जी। यस ठीक है, ओके तो सर। मिलते हैं हिस्ट्री वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।